नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने बायो की कंप्लीट रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने क्लास 1 में कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है। तो आज हमारी क्लास दूसरी रहेगी दोस्तों, पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहेगा? पाचन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। होता क्या है पाचन? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं टुकड़ों में तोड़ देना ही आपका पाचन कहलाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े अणु होते हैं दोस्तों, उनको डायरेक्ट हम नहीं पचा सकते। ठीक है, इसलिए उनको तोड़ना जरूरी है। अच्छा, जब आप इन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो तो उसके लिए आपके पास एंजाइम होने जरूरी है। ठीक है, क्या होने जरूरी है दोस्तों? एंजाइम। बिना एंजाइम के आपका पाचन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या होता है पाचन में? एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम निकलते कहां से दोस्तों? ग्रंथियों से। कहां से निकलेंगे ये? ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए आगे, ये जो हमने यहां पर बड़े बड़े अणु की बात की है, ये बड़े बड़े अणु होते कौन से हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कौन कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं ये। तो ये तो बड़े हुए। अब छोटे कौन से हुए? ये जिनमें टूटना है। यानी कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन में। प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में। और वसा किस में टूटती है दोस्तों? ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है? ग्लाइकोजन में। प्रोटीन अमीनो अम्ल में। और वसा ग्लिसरॉल में चेंज होती है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारा ये पाचन है, पाचन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, कैसी प्रोसेस है ये? कैटाबोलिक, यानी कि अपचयन की प्रक्रिया। पाचन एक अपचयन की प्रक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, कि पाचन कैसी प्रक्रिया। उसके बाद आगे चलिए। अब तो पाचन तंत्र कैसे काम करता है? पाचन तंत्र में देखिए, एक तो होता है आपके पास आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। सेकंड होती हैं आपकी ग्रंथियां, जहां से आपके एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, दोनों ही जरूरी हैं। अब आहार नाल कैसे? जैसे कि आप खाना खाते हो, चबाते हो उसको, ठीक है, फिर आंत में जाता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले आहार नाल में मुख आता है। ठीक है, और मुख के अंदर दांत और जीभ। सेकंड आता है भोजन नलिका, जहां से भोजन मुंह से अमाशय तक जाता है। तीसरे नंबर पे आता है अमाशय। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? अमाशय। चौथे नंबर पे आपकी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत आएगी, और उसके बाद गुदा एनस। ठीक है, जो कि उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, अब देखिए समझिए थोड़ा सा इसको। ये मुख से लेके, यानी कि ये जो 6 पॉइंट है ना आपके, इनकी जो लंबाई होती है टोटल, वो लगभग कितनी होती है? 9 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? ये 9 से लेके 10 मीटर, यानी आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर हुई। ठीक है, अब मुख के अंदर जैसे एंजाइम निकलते हैं, तो कौन सी ग्रंथियों से निकलते हैं? तो मुख के अंदर ग्रंथियां होती है दोस्तों, उनको बोलते हैं लारिया ग्रंथियां, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सी होती है? स्लाइवरी, यानी कि लारिया ग्रंथियां। क्लियर? फिर सेकंड होता है भोजन नलिका, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। फिर तीसरे नंबर पे आता है अमाशय। ठीक है, जिसको आप स्टमक भी बोलते हो। अमाशय क्या बोलते हो? स्टमक। इसमें होती हैं दोस्तों जठर ग्रंथियां। कौन सी होंगी? जठर ग्रंथियां, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर है जी? उसके बाद आता है छोटी आंत। ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। छोटी आंत के अंदर आपकी 2 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रंथियों के रूप में, एक तो यकृत और दूसरा अग्नाशय। यकृत यानी कि लीवर, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? यकृत और अग्नाशय छोटी आंत में। ठीक है, उसके बाद आती है बड़ी आंत, और फिर लास्ट में गुदा होता है, एनस होता है। ठीक है जी, तो ये आपके 6 पॉइंट होते हैं। अब इनको क्लियरिटी में पढ़ते हैं कि होता कैसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुख से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कहां शुरू करेंगे? मुख से, माउथ से, माउथ कैविटी। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले दांत आते हैं। क्या आएंगे दोस्तों? दांत, टीथ। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अध्ययन जितने भी होंगे सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? ओडेंटोलॉजी कहेंगे। एक रफली सा डायग्राम है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए यहां से, कि जैसे ये दांत है आपका। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? आपके एक दांत है। तो दांत में एक तो ये बाहर वाली ऊपर की परत रहती है, और एक अंदर वाली रहती है। ठीक है, एक तो बाहर की होती है और एक अंदर की। तो जो ये बाहर वाली परत है, इसको बोलेंगे दोस्तों एनामिल। क्या बोलेंगे? एनामिल होता है बाहरी परत। और एनामिल से क्वेश्चन क्या आता है
कि जो दोस्तों ये एनामिल है ना, ये सबसे कठोर भाग होता है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? एनामिल। इसके अंदर पानी नहीं होता, ठीक है, यानी पानी क्या होता है इसके अंदर? 0% होता है। तो ये सबसे कठोर भाग है। अब ये जो दांत है दोस्तों, ये उसका ऊपरी भाग किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है। क्लियर? अच्छा, जो ये अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। कई बार दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर फिर आरसीटी करता है। क्या करते हैं दोस्तों? आरसीटी, यानी कि जो आरसीटी होता है ये दांतों के लिए होता है, ठीक है। होता क्या है ये? रूट कैनल ट्रीटमेंट, ठीक है। आरसीटी क्या होता है? रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है यहां तक? ये एनामिल से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दांतों की। हमारे कुछ दांत अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब जो टूट जाए, ठीक है, परमानेंट ना हो। तो ऐसे कितने होते हैं दोस्तों? 20। और सभी जानते हो कि जो भी ये टूटने वाले दांत होते हैं इनको बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों इनको? दूध के दांत। और ये 2 बार आते हैं, एक बार टूटेंगे दोबारा फिर आ जाएंगे। ऐसे कितने दांत होंगे? 20, ठीक है। परमानेंट कितने होते हैं? 32। परमानेंट कितने होंगे दोस्तों? 32 दांत। अच्छा, आपको पूछ लिया जाता है ऐसे कितने दांत हैं जो एक ही बार आते हैं? तो वो होंगे दोस्तों 12 दांत, ठीक है, क्योंकि 20 तो ये वही है ना जो दोबारा आए हैं। और टोटल कितने हैं? 32। तो 32 में से 20 तो पहले आ चुके, तो बचे कितने? 12। तो 12 दांत एक ही बार आते हैं। क्लियर है? अब दांत होते हैं दोस्तों हमारे पास 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में याद रखना है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है। तो सबसे पहला होता है कृंतक, फिर होते हैं रंध्रनक और फिर होते हैं अग्रच्वर्णक और फिर च्वर्णक। क्लियर है? तो अब देखिए जो इंसीजर है कैसे याद रखोगे? सबसे पहले इंसीजर आते हैं। जैसे आप कुछ खाते हो यानी कि इन करते हो, उसको खाने को इन करते हो अंदर की तरफ, ठीक है, तो आपको इनसे याद रखना है कि इंसीजर। उसके बाद कैनाइन और फिर मोलर, प्रीमोलर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो आपके इंसीजर होते हैं फ्रंट में होते हैं, इन ये होते हैं 8। संख्या कितनी होती है इनकी? 8, ठीक है। आप एक सांस में अगर याद रख सको तो वो रख लो। 8 4 8 12, 8 4 8 12, 8 4 8 12, ठीक है। तो 8 4 8 और 12। तो ये कैनाइन कितने होते हैं दोस्तों? रंध्रनक 4 होते हैं। अगर च्वर्ण कितने होंगे? 8 और मोलर ये आपके 12 होते हैं। क्लियर? तो दंत फॉर्मूला देखिए, दंत फॉर्मूला क्या होता है? 21 23। दंत फॉर्मूला क्या होता है अडल्ट में? अगर मैं अडल्ट की बात करूं, ठीक है, तो दंत फॉर्मूला होता है दोस्तों 21 23। कैसे? आपको क्या करना है, जो भी ये संख्या थी ना आपकी, कौन सी संख्या थी ये? 8 4 8 12, इसको 4 से डिवाइड कर देना। इसको 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों 2 आएगा, इसको 4 से काटोगे तो 1 आएगा, इसको 4 से काटोगे फिर 2 आएगा, और इसको 4 से काटोगे तो 3, ठीक है। इस प्रकार से क्या बना? 21 23। और अगर बच्चों की बात करें दोस्तों, तो आपके पास बच्चों का जो फॉर्मूला होता है 2102 होता है। क्या होगा? 2102, यानी कि पहले 2 तो ठीक है, पहले 8 होंगे फिर 4 होंगे, और जो 0 है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं होते। बच्चों के अंदर कौन से वाला हिस्सा नहीं होता दोस्तों? प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है। अब लास्ट में क्या था? 2102, 2 था यहाँ पे 2, यानी कि यहां पर 12 ना होकर बच्चों में होते हैं 8 दांत, ठीक है। कितने होंगे? 8। आपको याद कैसे रखना है? बच्चों में 8 4 0 8, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं बच्चों के दांत। जब 4 से काटोगे तो आपके पास ये, या फिर डायरेक्ट ही रख लो आपकी 21 23 और 2102, ठीक है। कौन से नहीं होते? प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है जी। यहां तक चलिए आगे। अकल के दांत होते हैं आपके, ठीक है, 4 होते हैं। अकल के दांत कितने होते हैं? 4। अकल के क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगभग 23 वर्ष तक निकलते हैं, ठीक है। कितने साल तक? 23 वर्ष तक निकलेंगे। तो ये तो ये दांतों के बारे में। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास जीभ के बारे में, टंग के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? अब जीभ के बारे में। तो जीभ के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती, इसलिए कैसा अंग है दोस्तों? ये मांसपेशीय अंग होगा। कैसा अंग है ये? मांसपेशीय अंग है। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होगी इसकी? 10 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? अब ये हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? ये हायोड हड्डी के साथ जुड़ी होती है। हायोड हड्डी दोस्तों गले में होती है। कहां पर होती है? ये गले में होती है हायोड हड्डी, और इसका काम यही है कि जीभ को पकड़ के रखना, ठीक है। अब जीभ जैसे मान के चलिए ये, इसके ऊपर कुछ उभरी हुई ऐसे संरचना होती है दोस्तों, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे होते हैं। तो ये जो उभरी हुई संरचना होती है दोस्तों, इसको कहेंगे पैपिला, ठीक है।
क्या बोलेंगे इसको, पेपिला बोलेंगे, ठीक है। ये और यही होती है वो टेस्टिंग बर्ड जहां से मतलब आपको टेस्ट का पता चलता है, ठीक है, जीभ के उभरे हुए भाग से पता चलता है, ठीक है जी। तो ये आपकी जीभ होती है इस प्रकार से। उसके बाद आगे चलिए, अब जीभ के अंदर दोस्तों लारिया ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होंगी, लारिया ग्रंथियां होंगी। अब ये जो लारिया ग्रंथियां इनको क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। वैसे अगर पूछे कि संख्या कितनी है तो 6, कितनी संख्या दोस्तों इसकी, 6 संख्या, ठीक है। और अगर वैसे पूछे कितने जोड़ी है तो 3 जोड़ी, 3 जोड़ी यानी कि 6 होंगी लारिया ग्रंथियां। नाम याद रखें, सबसे पहले पैरोटिड, दूसरे नंबर पे सबलिंगुअल, तीसरे नंबर पे सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे, पैरोटिड है जो दोस्तों ये कान के पास होती है, ठीक है। पैरोटिड इस हिस्से में होती है, यहां पर ये जो कान है ना, तो कान के पास होती है पैरोटिड, और ये सबसे बड़ी लारिया ग्रंथि होती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। सबसे बड़ी लारिया ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, पैरोटिड। सबलिंगुअल होती है दोस्तों जीभ के नीचे, सबलिंगुअल कहां पर होगी, जीभ के नीचे, और ये सबसे छोटी लारिया ग्रंथि होती है, एक बड़ी हुई एक छोटी हुई। अब तीसरे वाली बचती है मैंडिबुलर। आपने कंकाल तंत्र में पढ़ा भी था कि जबड़े के नीचे वाली जो हड्डी होती है ना उसको मैंडिबुलर बोलते हैं, तो निचले जबड़े में होगी दोस्तों, और एक बड़ी हुई एक छोटी। तीसरे वाली क्या काम है, ये सबसे ज्यादा लार स्रावित करती है। लार जितनी भी होगी, ठीक है, उसका 75% किसके द्वारा स्रावित होता है, सब मैंडिबुलर के द्वारा। क्लियर है यहां तक। तो ये थी आपकी 3 लारिया ग्रंथियां। उसके बाद आगे चलिए, लार के बारे में देखिए। लार यानी कि सलाइवा बोलते हैं लार को, ठीक है। लार को क्या बोलेंगे दोस्तों, सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। अब है क्या चक्कर इसमें, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी होती है दोस्तों इसकी, 6.8 होती है। बाकी हम इसके बारे में केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। पीएच वैल्यू इस प्रकार से एक स्केल होता है, ठीक है। इस पे 0 से लेके 14 तक काउंटिंग होती है, बीच में होते हैं 7। अगर 7 से नीचे पीएच वैल्यू आए तो कोई भी चीज एसिडिक होती है, एसिड अम्ल, और अगर ज्यादा होता है तो बेसिक होती है यानी कि क्षारीय होती है कोई भी चीज, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कितना है, 6.8, यहाँ पर वेरी करता है ये, ठीक है, हल्की अम्लीय होती है। उसके बाद आगे, अब जो लार होती है दोस्तों, इसके अंदर एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, एंजाइम। तो एंजाइम कौन सा होता है लार में, टाइलिन, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन से एंजाइम होते हैं, टाइलिन होता है। तो ये काम क्या करता है टाइलिन, अभी मैंने क्या बताया था कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, एंजाइम का काम यही होता है। तो ये किसको तोड़ेगा, स्टार्च को माल्टोज में, क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है दोस्तों ये, ठीक है। अब देखिए एक तो टाइलिन था यहां पर एंजाइम, दूसरा क्या था लार के अंदर, लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम क्या रहेगा दोस्तों, इसका काम है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। क्या काम होगा, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना ही किसका काम होता है, लाइसोसोम का काम होता है। क्लियर। अब आप देखोगे एक तो लाइसोसोम है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, सेकंड दोस्तों जो सूक्ष्म जीवों को खत्म करेगा वो करेगा HCl, और ये आपके अमाशय में मिलेगा अभी आगे, ठीक है। तो 2 याद रखिए, एक तो लाइसोसोम और दूसरा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये, ठीक है जी। अब कुछ मुंह के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ये जो स्टार्च है ना ये कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हुआ दोस्तों, मुंह से, ठीक है। अब कुछ जो प्रोटीन है उनका पाचन नहीं हुआ, वसा का पाचन नहीं हुआ, यानी कि अभी अधपचा भोजन एक तरह से ये, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ पाचन के बाद जो भोजन मुंह से आगे अमाशय तक आएगा, कहां से, मुंह से लेके अमाशय तक जो भोजन आता है उसको क्या बोलोगे दोस्तों आप, बोलस, ठीक है। मुंह से अमाशय तक जो भोजन आएगा उसको क्या बोलोगे, बोलस बोलोगे। और आएगा किसके द्वारा, ये भोजन नली के द्वारा। किसके द्वारा आएगा दोस्तों, ये भोजन नली के द्वारा आएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भोजन नली होती है दोस्तों हमारी, वो एजोफेगस बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, एजोफेगस, ठीक है। अच्छा एक बात और सोचिए आप कि जैसे हमारे पास इस प्रकार से होती है, एक तो हमारे पास भोजन नली हुई, फूड पाइप, और दूसरा क्या होते हैं हमारे पास, ये होती है हमारी सांस लेने वाली श्वसन नली, ट्रे क्या बोलते हो आप जिसको, ठीक है। तो अब आपने कुछ खाया, यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये खुला है, जैसे आपने कुछ खाया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सांस वाली नाली में चला जाए, ठीक है। या फिर फूड पाइप इस साइड होता है, वैसे दूसरे नंबर पे इस साइड होती है आपकी ये श्वसन नली। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना ढक्कन लगा होता है, क्या होता है दोस्तों, ढक्कन लगा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन बोलते हो, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बात करें हम साइंटिफिक,
तो उसको बोलते हैं हम ढक्कन को एज ये एपिग्लोटस। क्या बोलेंगे दोस्तों? एपिग्लोटस। ठीक है, तो एपिग्लोटस क्या होता है दोस्तों? इसको घाटी का ढक्कन बोलते हैं। और ये खाते टाइम जो श्वास नली होती है उसके ऊपर आ जाता है ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपका? अब देखिए कि जो भोजन है ऊपर से नीचे आता है, यानी कि मुंह से लेके आमाशय तक पहुंचता है, तो ये प्रोसेस कौन सी है? क्रमानुकुचन। कौन सी होगी दोस्तों? ये क्रमानुकुचन, यानी कि पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, क्रमानुकुचन। ओके रिपोर्ट। अब इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, यानी कि भोजन नली में एजोफेगस में पाचन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है हमारे पास स्टमक। क्या आएगा दोस्तों? स्टमक। ठीक है, स्टमक को आप पेट बोल सकते हो, आमाशय बोल सकते हो, उदर बोल सकते हो। ठीक है जी। तो अब देखिए इसकी प्रोसेस कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है जी। अब देखिए इसके तीन हिस्से होते हैं। स्टमक कितने हिस्सों में बटा होता है? तीन। सबसे पहला आएगा कार्डिया, पहला कार्डिया, दूसरा आएगा फंडस, ठीक है, और तीसरा आएगा पाइलोरिक। आमाशय कितने हिस्से हुए? तीन। पहला कार्डिया, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर ये मान के चलो यहां पे आमाशय और इससे ऊपर क्या था आपका? भोजन नली। ठीक है, तो भोजन नली को आमाशय से कौन सा पार्ट जोड़ेगा? कार्डिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगी? छोटी आंत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत और आमाशय के बीच में कौन सा है? पाइलोरिक। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि यहां पर आपका HCl होता है, क्या होगा दोस्तों? HCl, एक एसिड होता है HCl, काफी मतलब एक तरह से लगा लो आप कि जला सकता है ये इसको, परंतु फिर भी आपका आमाशय सही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहां पर ना एक झिल्ली होती है, लेयर होती है इस प्रकार से, और उस झिल्ली को बोलते हैं म्यूकस लेयर। कौन सी है ये? म्यूकस लेयर, यानी कि श्लेष्मा झिल्ली। कौन सी दोस्तों? ये श्लेष्मा झिल्ली है ये, जो कि आपकी HCl से रक्षा करती है। ठीक है, तो ये आपका अभी आमाशय के बारे में था। आमाशय में आगे देखिए, और इसके अंदर जठर ग्रंथियां होती है। क्या होती है दोस्तों? जठर ग्रंथियां। और इस जठर ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है पेरिटल, दूसरी होती है पेप्टिक। ठीक है, पेप्टिक और पेरिटल। पेप्टिक एंजाइम का निर्माण करती है। पेप्टिक किसका निर्माण करेगी दोस्तों? एंजाइम का। और पेरिटल किसका निर्माण करेगी? HCl का। ठीक है, पेरिटल HCl का निर्माण करती है और पेप्टिक एंजाइम का। अब इसके अंदर जो एंजाइम निकलते हैं दोस्तों वो कितने होंगे? दो एंजाइम होते हैं। एक तो आएगा प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, परंतु बाद में आप पढ़ोगे इनको तो पेप्सिन और रेनिन ही पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? वो अभी चर्चा करते हैं HCl में। ठीक है, तो अब बात करते हैं HCl की। इसकी जो pH वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0। ठीक है, HCl की pH वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, प्रॉपर हम और भी ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। अभी बायो की चलिए, इससे पहले हमने फिजिक्स की कंप्लीट की है, तो बायो के बाद जैसे ही खत्म होती है बायो तो हम केमिस्ट्री की रिवीजन शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका काम क्या होगा? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। इससे पहले क्या हुआ था? लाइसोसोम का काम भी यही था। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन है दोस्तों, इनको एक्टिवेट करना, सक्रिय करना किसका काम होता है? HCl का। जब ये सक्रिय हो जाए तभी इनका नाम क्या पड़ेगा? पेप्सिन और रेनिन। एक्टिव होने से पहले क्या होते हैं? ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन होते हैं। ठीक है, काम क्या होता है? देखो दोनों का काम है प्रोटीन का पाचन करना। क्या काम होगा? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, तो जो पेप्सिन होता है दोस्तों ये तो करता है खाने पीने वाली चीजों का, और ये मतलब सॉरी खाद्य पदार्थों करता है केवल। और जो रेनिन होता है ये दूध वाले प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, रेनिन क्या करेगा? दूध के प्रोटीन का, और पेप्सिन खाद्य पदार्थों का। अब देखो प्रोटीन का करेगा तो प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देता है। क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ता है। और ये रेनिन क्या करता है? दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है दोस्तों, कौन सा होता है दूध के अंदर प्रोटीन? केसिन। ठीक है, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। तो केसिन को पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, एक तरह से प्रोटीन का ही पाचन करते हैं दोनों। ठीक है, किस किस प्रकार से करेंगे वो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब जो अगर आपको पूछ लिया जाए कि बच्चों में कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा निकलता है, तो आप क्या कहोगे? रेनिन। क्यों? क्योंकि बच्चे केवल दूध पीते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मुंह के बाद भोजन आमाशय में आया तो उसको क्या बोला था आपने? बोलस। क्या बोला था?
बोलस। अब अमाशय के बाद दोस्तों भोजन आएगा छोटी आंत में। कहां पर आएगा? छोटी आंत में। तो अब इस भोजन को क्या कहेंगे यहां पर? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। ठीक है, तो काइम क्या होता है? यहां पर अधपचा भोजन है जो अमाशय से लेके छोटी आंत में जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आपका? अब चलते हैं छोटी आंत पे। ठीक है, कहां पर दोस्तों? अब छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत में देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी लंबाई दोस्तों जो होती है वो होती है 6 से लेके 6.25 मीटर। ठीक है, 6 से लेके 6.25 मीटर होती है, यानी कि आप 20 से 21 फीट इसको बोल सकते हो। ठीक है, और व्यास यानी कि डायामीटर कितना होता है इसका? 1 इंच होता है। कितना होगा? 1 इंच इसका डायामीटर होता है। अब इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। होते किस प्रकार से? एक डायग्राम देख लीजिए रफली। मान के चलिए यहां पर आपका अमाशय था, अमाशय से इस प्रकार से निकलती है ये। ठीक है, यहां तक मान के चलिए छोटी आंत है। अब इसके बाद दोस्तों ये बड़ी हो जाती है थोड़ी। ठीक है, अब ये इस प्रकार से बड़ी है। तो पहला भाग यहां पर, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। क्लियर है? अब पहला भाग क्या है? ड्यूडेनम, दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। समझ आया यहां तक? इस प्रकार से सेकंड कलर में देख लीजिए आप एक बार। ये फर्स्ट भाग है जो, ये कौन से आपका? ड्यूडेनम है। सेकंड वाला जो ये भाग है ये कौन सा है? जेजुनम है। और थर्ड जो भाग होगा दोस्तों ये इलियम होगा। क्लियर है? तो ड्यूडेनम किसके साथ जुड़ा होता है? अमाशय के साथ। ठीक है, अमाशय के साथ कौन सा भाग जुड़ा है दोस्तों? ड्यूडेनम। ठीक है, और इसी ड्यूडेनम में यहां पर एक तो यकृत होता है और दूसरी साइड अग्नाशय होता है। ठीक है, यकृत और अग्नाशय कहां जुड़े होते हैं दोस्तों? ये ड्यूडेनम के साथ ही जुड़े होते हैं। यहां तक आया होगा आपके समझ में? ठीक है, अब आगे देखिए। लिखा है देखिए यहां पर, यकृत और अग्नाशय ड्यूडेनम के साथ जुड़े होते हैं। ड्यूडेनम क्या है? पहला भाग होगा छोटी आंत का। ठीक है, अब इसमें देखिए लीवर के बारे में बात करते हैं। लीवर से क्वेश्चन आता है दोस्तों पक्का। ठीक है, पढ़िए इसको ध्यान से। यकृत यानी लीवर, लीवर के अंदर कोशिका कौन सी पाई जाती है? हिपेटिक। और जो भी कोशिका पाई जाए किसी चीज के अंदर, उसके आगे लॉजी लगा दोगे उसका अध्ययन बन जाएगा। जैसे कि हिपेटिक थी कोशिका तो हिपेटोलॉजी। ठीक है, यकृत के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिपेटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, और इसके पास यानी हिपेटिक कोशिका के पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। ये अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। सबसे ज्यादा रीजनरेट कौन कर सकता है? हिपेटिक यकृत कर सकता है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मतलब शरीर के अंदर। ठीक है, अगर कहे ना सबसे भारी अंग, सबसे बड़ा अंग, तो कौन सा रहेगा? वो यकृत रहेगा। और इसका वजन क्या होता है दोस्तों? औसतन 1700 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1700 ग्राम होता है औसतन में। ठीक है, एवरेज निकाल के। और अगर बाहर की बात करें, शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा बाहरी अंग, तो फिर स्किन आएगी दोस्तों, आपकी त्वचा आती है। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपके? उसके बाद इसके कार्य देख लीजिए कि आपका काम कौन से काम करता है ये यकृत। पहला देखिए यूरिया का निर्माण करता है, यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारा अमोनिया होता है ना उसको चेंज करता है यूरिया में। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, इसलिए बोलते हैं यूरिया का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, अब ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। ये ग्लाइकोजन को अपने अंदर रख लेता है, स्टोर करता है। अब ये जो ग्लाइकोजन रखा दोस्तों, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछा जाता है कि मनुष्य अपना खाना किस रूप में स्टोर करते हैं? मनुष्य अपना खाना किस रूप में स्टोर करेंगे दोस्तों? तो वो करेंगे ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, किसमें करेंगे? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन कहां पर? ये यकृत में, लीवर के अंदर। ठीक है, अच्छा पेड़ पौधों से कैसे क्वेश्चन आता है? पेड़ पौधे से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कहां स्टोर करते हैं? तो वो करेंगे जड़ों में। जैसे यहां पर हमने यकृत के अंदर किया ना, तो वो जड़ के अंदर करते हैं। हमने ग्लाइकोजन के रूप में किया और पौधे करते हैं दोस्तों स्टार्च के रूप में। ठीक है, पौधे अपना खाना किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। क्लियर है यहां तक दोनों पॉइंट? ये अब आगे देखिए, विटामिन का संग्रहण भी कौन करता है? आपका यकृत करता है। अब विटामिन कौन कौन से? जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन। वसा में घुलनशील कौन से दोस्तों? 4 है, आपको याद रखना है ऐसे कीड़ा से। ठीक है, कीड़ा यानी कि वसा में घुलनशील, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। अगर आपको कहे कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं,
तो रहेंगे दोस्तों बी और सी। ठीक है, पानी में घुलनशील कौन कौन सी है, बी सी, और वसा में कौन सी है, कीड़ा। ठीक है, तो ये कहां पर पाए जाएंगे, आपके यकृत के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे, पित्तरस। अब इसके अंदर से एक रस निकलता है, पित्तरस बोलते हैं, जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, डेली दोस्तों जो निकलता है वो निकलता है 600 से लेके 800 ml। कितना निकलेगा, 600 से लेके 800 ml निकलता है। और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.5 से 8.5 होती है। कितनी होगी, 7.5 से लेके 8.5 होती है। ठीक है, उसके बाद रंग दोस्तों इसका होता है हल्का पीला। कैसा रंग होता है इसका, हल्का पीला रंग है। ठीक है, और ये जो हल्का पीला है वो होता है बिलीरुबिन के कारण। इसके अंदर एक रंजक होता है, वर्णक होता है, तो कौन सा वर्णक है, बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन है तो रंग होगा पीला, अगर बिलीवर्डिन हो जाए तो फिर रंग होगा दोस्तों हरा। ठीक है, अगर यही बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए तो ये जो पीला रंग है दोस्तों, इसी की वजह से आपको पीलिया होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, इस बिलीरुबिन की वजह से होता है। अगर बिलीरुबिन ज्यादा मात्रा में होगा तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, पीलिया हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए, आगे आता है अग्नाशय। ठीक है, तो जो दोस्तों अग्नाशय होता है इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। किसने की थी, लैंगरहैंस ने। और ये एक पत्ते के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कैसा होता है, ये पत्ते के आकार का होता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगी अग्नाशय में, 4 प्रकार की। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है आपको, लैंगरहैंस वाला आता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 4 प्रकार की कोशिकाएं देख लीजिए इसमें। तो इसमें होती है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये जो तीनों होंगी इनसे होते हैं हार्मोन स्त्रावित। क्या होंगे दोस्तों, हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, जब हार्मोन की बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, तो जो हार्मोन स्त्रावित करे ग्रंथियां उनको बोलते हो आप अंतःस्त्रावी ग्रंथि। क्या बोलोगे दोस्तों, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। एक चौथी कोशिका है, वो कौन सी है, एफ कोशिका, एफ सेल। इसमें से निकलता है अग्नाशयी रस। ठीक है, जो रस और एंजाइम निकाले उनको कहेंगे बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां, जो हार्मोन निकाले उनको कहेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये तो होती है एंडोक्राइन जो अंत्य होती है, और जो बाहर वाली है दोस्तों इसको कहेंगे एक्सोक्राइन। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब ये पहली 3 है अल्फा, बीटा, गामा, और चौथी कौन सी है, एफ सेल। अब इसमें से निकलता है रस। ये रस कैसे, देखिए, अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम होते हैं दोस्तों। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये ध्यान रखना। पित्त रस में नहीं होता, अग्नाशयी रस में एंजाइम होते हैं कितने, 3। कैसे याद रखोगे, टाल। ठीक है, मतलब पित्त रस, ये जो अग्नाशयी रस में एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, टाल होते हैं। टाल यानी टी से ट्रिप्सिन, ए से अमाइलेज और एल से लाइपेज। ठीक है, कैसे याद रखोगे, कौन सा किसका पाचन करता है, जिसमें प आ जाए दोस्तों, जिसमें भी प आ जाएगा, जितने भी आपके एंजाइम होंगे सब में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर प आ जाए तो समझो प्रोटीन का पाचन करेगा। किसमें, प्रोटीन का पाचन करेगा। अब एल है, एल यानी कि लिपिड होते हैं। एल को क्या बोलते हो आप, लिपिड। लिपिड्स यानी कि वसा। वसा क्या बोलते हो दोस्तों आप, फैट बोल सकते हो। ठीक है, और लिपिड भी बोल सकते हो। तो यहां से ल से लिपिड, लाइपेज यानी कि वसा के लिए यूज होगा ये। ठीक है, उसके बाद अमाइलेज बचता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एमाइलेज किस में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। अब तोड़ेंगे कैसे, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, और ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है, और ये लाइपेज ग्लिसरॉल में। ठीक है, लाइपेज वसा को किस में तोड़ देगा, पूरा का पूरा ग्लिसरॉल में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, कुछ अलग से पॉइंट है दोस्तों ये। तो हमारे पास कुछ शर्करा होती है, शुगर होती है, जैसे एक होती है सुक्रोज, एक होती है लैक्टोज, और एक होती है माल्टोज। ठीक है, अब देखिए जो माल्टोज होती है, माल्टोज यानी कि बीजों से मिलने वाली। ठीक है, तो बीज वाली शर्करा बोलते हैं माल्टोज को। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज क्या होती है, माल्टोज। ठीक है, और लैक्टोज, लैक्टोज जैसे बोलोगे लैक्टोज ग्लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज ग्लैक्टोज, तीनों में देखो ग्लूकोज कॉमन है, बस सिर्फ यहां पर क्या आएगा वो देख लेना। ठीक है, तो लैक्टोज के साथ ग्लैक्टोज, तो ग्लूकोज तो है ही है, इसके अंदर और क्या जाएगा, ग्लैक्टोज। और लैक्टोज, जहां पर भी आपका लैक्टोज शब्द आ जाए तो ये आपका दूध से संबंधित होता है, कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, तो दूध वाली शर्करा है दोस्तों लैक्टोज। ठीक है, और उसके बाद बचता है सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि गुड़ और शहद में मिलती है ये। ठीक है, तो ग्लूकोज तो है ही है इसमें, और सुक्रोज के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्रक्टोज। ठीक है, गुड़ गन्ने से बनता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है दोस्तों, गन्ने में पाया जाता है। ठीक है,
गन्ने के अंदर क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। क्लियर यहां तक। उसके बाद आगे चलिए, भोजन का पूर्ण पाचन दोस्तों छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है भोजन का पूर्ण पाचन? छोटी आंत में। एक बार पूछा था HSSC में कि भोजन छोटी आंत में कितने टाइम तक रुकता है, तो 4 से 4.5 घंटे तक भोजन छोटी आंत में रुकेगा, ठीक है। और पूर्ण पाचन भी कहां होगा इसका? छोटी आंत में। पाचन के बाद अब भोजन पच चुका है, ठीक है। अब पाचन के बाद दोस्तों इसमें ना अवशोषण होता है भोजन का। कहां पर होगा ये? जैजुनम और इलियम वाले भाग में। पहला कौन सा? ड्यूडेनम, वहां पर क्या हुआ? पाचन, ठीक है। अब अवशोषण कहां पर होगा भोजन का? जैजुनम और इलियम। ये दूसरा भाग था दोस्तों और ये तीसरा भाग था। क्लियर। अब अवशोषण होने के बाद बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। कहां जाएगा दोस्तों? ये बड़ी आंत में चला जाएगा, ठीक है। चलिए बड़ी आंत पे चलते हैं अब। तो देखिए बड़ी आंत की लंबाई दोस्तों जो होती है वो होती है 1 मीटर से लेके 1.25 मीटर तक। 1 मीटर से लेके 1.25 मीटर तक होती है बड़ी आंत की लंबाई। और इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 इंच होता है, 2.5 इंच होता है, ठीक है। मोटाई में ज्यादा होती है बड़ी, ये इसलिए इसको बड़ी बोलते हैं। परंतु जो वास्तविक होती है वो छोटे वाली बड़ी होती है, यानी कि 6 से लेके 6.25 मीटर होती है। ये केवल कितनी है? 1 से लेके 1.25 मीटर तक, ठीक है। तो इसके भी 3 भाग होते हैं दोस्तों। जैसे उसके 3 थे, मान के चलो यहां से शुरू है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे आती है वापस ये, ठीक है। अब ये यहां से लेके ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। मान के चलिए यहां तक इसका पहला भाग है, फिर यहां तक ये पूरा का पूरा इसका दूसरा भाग है, और ये वाला इसका तीसरा भाग आएगा। तो पहले भाग को क्या कहोगे दोस्तों आप? सीकम, ठीक है। दूसरे भाग को बोलोगे कोलोन, और तीसरा भाग दोस्तों कौन सा होता है? रेक्टम। ये वाला रेक्टम है, ये वाला क्या है? सीकम है, और बीच वाला क्या है? कोलोन, ठीक है। देखिए इसको, अब इसमें सीकम को पढ़ते हैं। सीकम के अंदर एक जीवाणु होता है ई कोलाई नाम का। कौन सा जीवाणु होता है? ई कोलाई नाम का जीवाणु होता है। अब ये क्या करता है दोस्तों? जो हमारा वेस्टेज फूड होता है, ठीक है, जो वेस्ट फूड होता है ना हमारा, उसको ग्रहण करता है ये, ठीक है। ये जीवाणु वेस्ट फूड को ग्रहण करता है और उसके बदले में हमें एक तो विटामिन के देता है और दूसरा विटामिन B12 देता है। क्या देगा? एक तो विटामिन के देगा और विटामिन B12 देगा। विटामिन के दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि ये रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन के। अब B12 में एक धातु पाई जाती है कोबाल्ट, ठीक है, और ये नीले रंग का होता है। B12 कैसे रंग का होगा? नीले रंग का होता है, और इसके अंदर एक धातु पाई जाती है कोबाल्ट, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब ये तो था सीकम। अच्छा एक चीज और, इस सीकम के अंदर एक अपेंडिक्स होती है, ठीक है। जो अपेंडिक्स होती है ना दोस्तों, अपेंडिक्स किस भाग में होती है? बड़ी आंत के अंदर होती है और सीकम वाले भाग में होती है। सेकंड आता है कोलोन। अब ये क्या करेगा? पानी का अवशोषण करेगा, ठीक है। कोलोन क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। बचा हुआ जो भी वेस्ट फूड था उसके अंदर जो भी पानी होगा उसका अवशोषण कौन करेगा? कोलोन करता है। क्लियर। तीसरा आता है रेक्टम। तीसरा क्या आएगा? रेक्टम। अब यहां पर क्या होता है? जो वेस्ट फूड है ना दोस्तों, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद उसका उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। पहले थोड़ी देर रुकेगा यहां पर, उसके बाद यहां से उत्सर्जन हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये काम किसका होगा? रेक्टम का। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये था दोस्तों हमारा पाचन तंत्र। इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे, तो एक बार इसको अच्छे से देखिए, आप नोट्स बनाइए इसके, ठीक है। अगर आपको वीडियो दोस्तों ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट लगा तो उसको कमेंट कीजिएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके इस चीज का, ठीक है। हमारी रिवीजन कंप्लीट चलेगी, साइंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। हमारा टारगेट है जितने भी क्वेश्चन आए वो सब हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।